हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास तक में डिस्कस किए थे वन वे स्लैब के डिजाइन स्टेप्स। इससे हम लोगों का वन वे स्लैब का थ्योरी कंप्लीट हो गया था। अब इसी डिजाइन ऑफ स्लैब यूनिट के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, जो होगा आपका टू वे स्लैब का थ्योरी। ये टू वे स्लैब का थ्योरी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, डिजाइन स्टेप्स डिस्कस करेंगे। इससे हम लोगों का टू वे स्लैब का थ्योरी भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग स्टेयरकेस के थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टेयरकेस का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो हम लोग उसके थ्योरीज डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके सिलेबस में डॉगलेग स्टेयरकेस का एग्जांपल देने के लिए कहा है, तो हम लोग डॉगलेग स्टेयरकेस के ही जो थ्योरी हो सकते हैं उससे रिलेटेड जितने भी स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके बिल्डिंग ड्राइंग में, आप जब स्टेयरकेस प्लान करते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से आपको स्टेयरकेस आपका वाइड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेयरकेस वाले थ्योरी वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 जो आपका यूनिट नंबर 7 जो आपका स्लैब का है, उससे रिलेटेड आपका जितना भी थ्योरी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाले क्लास तक। उसके बाद हम लोग एक दो क्लास जितना भी लगेगा हम लोगों को, हम लोग वन वे स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब और टू वे स्लैब, इन तीनों के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो तीनों के लिए सेपरेट न्यूमेरिकल के क्लास रखेंगे। वन वे स्लैब के लिए डिफरेंट क्लास रखेंगे, कैंटिलीवर के लिए डिफरेंट रखेंगे और टू वे स्लैब के लिए डिफरेंट रखेंगे, क्योंकि ये तीनों लेंदी आपको क्वेश्चंस होते हैं, तीनों के क्वेश्चंस। तो हम लोग तीनों को कोशिश करेंगे 3 पार्ट में डिस्कस करने का। अगर इनकेस क्लास का टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंड हो रहा होगा तो 2 क्लास में ही हम लोग ये तीनों पार्ट्स के न्यूमेरिकल जो होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में जब वन वे स्लैब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोग बताए थे कि जब भी आपका लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 या उससे कम होगा तो आपका वो टू वे स्लैब होगा। ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी ग्रेटर देन 2 होगा तो वन वे स्लैब होगा, अगर इक्वल टू 2 या लेस देन 2 हुआ तो आपका टू वे स्लैब होगा, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड रेशियो आपको बताया गया है जो है आपको 2 का। तो 2 के आपको बिलो और 2 के अबोव ये 2 वैल्यूज आते हैं, तो जिसमें 2 भी आपका इंक्लूड किसी में होगा तो वन वे स्लैब में इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपका कोई वैल्यू 1.99 आ रहा है तो वो टू वे स्लैब होगा, और 2 आ रहा है तो वन वे स्लैब होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपका Ly/Lx जो होता है वो 2 या फिर लेस देन 2, जैसे ही 2.01 आएगा आपका वो वन वे स्लैब हो जाएगा। तो हम लोग आज के क्लास में जो टू वे स्लैब डिस्कस करेंगे वो होगा Ly/Lx लेस देन और इक्वल टू 2 का। ये आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको टू वे स्लैब का क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जैसे वन वे स्लैब डिस्कस किए थे, आपको बताए थे कि वन वे स्लैब में आपके ये जो 2 डायरेक्शंस होते हैं, ये अगर आपका वन वे स्लैब है तो इस वन वे स्लैब में आपके जो स्लैब बीम होता है, ये बीम आप देते हैं इस लॉन्गर वाले साइड में, ठीक है। अब ये जो सारा लोड होता है वो आपको ये रेड वाला बीम ही बियर कर लेता है, क्योंकि ये हाफ का लोड इस बीम पे आता है, हाफ का लोड इस बीम पे आता है। टोटल स्लैब का लोड आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टू वे स्लैब के केस में क्या होता है कि यही जो आपका लोड है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये स्लैब जो है इसमें आपको सिर्फ 2 तरफ बीम नहीं देना होगा। जब भी आप टू वे स्लैब बना रहे होंगे तो वैसे केसेस में आपको बीम्स जो देने होंगे वो आपको चारों साइड से देने होंगे। तो अब अगर आप एक जनरल एग्जांपल ले ले अपने किसी भी एक रूम का, तो उस रूम में आप देखते होंगे कि यहाँ आपको इस कॉर्नर पे एक कॉलम है, इस कॉर्नर पे एक कॉलम है, ये चारों कॉर्नर पे आपको एक कॉलम है। ये कॉलम आपको बीम से कनेक्टेड है। कई बार बीच में भी बीम्स होते हैं, बीम्स नहीं भी होते हैं। अगर आप बीच में बीम्स देंगे तो फिर आपको ये एक स्लैब रह जाएगा। अभी हम लोग मान के चलते बीच में हमारा बीम नहीं है, तो ये जो आपका चारों साइड से बीम दिया रहता है और ये आपका जो पोर्शन बचता है ये होता है आपका वो क्लियर स्पैन Lx, और ये है वो क्लियर स्पैन Ly। इसकी बात होती है। अब ये जब आप टू वे स्लैब जब बनाना चाहते हैं, जब आप वन वे स्लैब बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी 2 साइड में बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉन्गर साइड में आप बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। शॉर्टर साइड में अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा, तो आप शॉर्टर साइड में बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका ये कॉरिडोर है और अगर ये बहुत ही लॉन्ग कॉरिडोर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 40 मीटर का है तो 40 मीटर का है और आपको वो लास्ट में जाकर के एंड हो जाएगा, और एंड होने के बाद वहां पे जो बीम रहेगा जो इधर से कहीं से चलता आ रहा है वो उस पे जाकर के एंड हो रहा है। तो अब आप इस 40 मीटर के बीच में आप चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक बीम दे दें, यहाँ पे भी एक बीम दे दें, तो वो आप नहीं भी अगर देंगे तो भी ये वन वे स्लैब आपका इस तरह से डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि आप वन वे स्लैब को डिजाइन करते हैं सिर्फ इस वाले स्पैन के लिए। अब ये स्पैन अगर कॉरिडोर का आपका 2 मीटर का है फॉर एग्जांपल, तो आप इस 2 मीटर के लिए WL²/8 से आप इसका स्टील निकाल चुके थे और आप इसको इस तरह से प्रोवाइड कर रहे थे। अब आपको ये 1 मीटर तक के लिए आप कैलकुलेट करके निकाले थे, ये आपका 1 मीटर विड्थ के लिए हम लोग करते हैं स्लैब में हमेशा। अब ये अगर आपका 40 मीटर है तो आप इसको 40 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेनफोर्समेंट आपका 1 मीटर के लिए इतना निकला, 40 मीटर में उतना ही लगेगा। तो आपके यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड कर देने से ये स्पैन हो जाएगा आपका फॉर एग्जांपल 8 मीटर का
आप इसको 5 पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये 8 मीटर का हो जाएगा। तो 8 मीटर का भी हो जाएगा, तब भी रेशियो क्या रहेगा, 8/1 इक्वल टू 8, तब भी तो 1 मीटर के रेनफोर्समेंट वही आएगा, क्योंकि स्पैन तो आपको 1 मीटर का ही है। जब 1 मीटर का है, सॉरी ये स्पैन आपको 2 मीटर का ही है, ये विथ 1 मीटर का है। तो जब इस 2 मीटर में फॉर एग्जांपल 4 बार आया 10 mm का ही हम लोग मान लेते हैं कि अगर 4 बार 10 mm का आया तो ये जो इस विथ में आया है ये तो लगेगा ही। आप इसको चाहे तो 8 मीटर का बना ले या 40 मीटर का बना ले, इस वाले के लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टील, इस वाले के लिए तो करते नहीं है। तो इसलिए आपका ये 8 मीटर का रहे या 40 मीटर का रहे, चेंजेस कुछ नहीं आएगा। वेस्टेज क्या हो जाएगा, इस बीम का वेस्टेज, ये जो आप बीच बीच में बीम प्रोवाइड करेंगे ये वेस्टेज में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए वन वे स्लैब में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके लिए आपका कैलकुलेट हुआ है मोमेंट, इस स्पैन को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होंगे, कोई ड्राइंग बनाए होंगे, उसमें आप एक कॉरिडोर प्रोवाइड किए होंगे। अगर आप स्कूल बना रहे हैं तो अब स्कूल बना रहे हैं, बीच में ही आपका कॉरिडोर आता है। अब इस कॉरिडोर का विड्थ जो है वो ड्राइंग के हिसाब से फाइनल है, आपको वो डिजाइन करना है, तो आप उस विड्थ को तो कम नहीं कर सकते हैं। तो आपको रेनफोर्समेंट उतने के लिए ही निकालना है। बस आपको ये जो विड्थ है ये नहीं पता था कि ये कितना लंबा कॉरिडोर है, तो आपको जितना भी लंबा कॉरिडोर है आप वन वे स्लैब के साथ डिजाइन करेंगे, वो निकलेगा रेनफोर्समेंट और आप थ्रू आउट वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। लॉन्गर साइड में तो डिस्ट्रीब्यूशन बाहर ही आना है, उसके लिए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, ये होता है वन वे स्लैब के केस में। अब टू वे स्लैब के केस में क्या होता है कि अब आपको चारों साइड से आप बीम प्रोवाइड करते हैं। अब चारों साइड से बीम जब प्रोवाइड करते हैं और अगर आपका दोनों तरफ का जो स्पैन है ये फॉर एग्जांपल 4 मीटर है और ये अगर 3 मीटर है, तो अब आपका इसमें जो लोडिंग कंडीशन होता है ये वन वे स्लैब के जैसा नहीं होकर के ये टू वे स्लैब में होता है। अब कैसे होता है, ये आपका एक स्ट्रेट स्लैब है, इसके ऊपर लोड आया। हम लोग वन वे स्लैब में क्या पढ़े थे, अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें तो वन वे स्लैब में क्या पढ़े थे कि जब लोड आएगा तो ये वाला हमारा लॉन्गर साइड है, ये भी लॉन्गर साइड है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब टू वे स्लैब में क्या होगा, ये हुआ वन वे डिफ्लेक्शन, वन वे बेंड हो रहा है, तो इसलिए वन वे स्लैब हुआ। टू वे स्लैब में क्या होगा, टू वे डिफ्लेक्शन, मतलब ये तो डिफ्लेक्शन हो ही रहा है, साथ में आपको ये वाला पोर्शन भी इस तरह से भी डिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब है कि ये वाला भी डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वाला भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट जो होगा ये बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा। ये जब हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से भी हम एक फोल्ड लगा देंगे, यहाँ से भी हम एक फोल्ड लगा देंगे, ऐसे फोल्ड करके, तो ये जब इस तरह से फोल्ड लगा देंगे तो ये सेंटर वाला पोर्शन सबसे नीचे आ जाएगा। अब आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये आपका जब अगर आप इसको एक तरफ से फोल्ड करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका नॉर्मल पोजीशन था, ये फोल्ड करने पे ऐसा बन रहा था। अब ये वाला जो साइड था ये भी आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब इस दोनों को सेंटर पॉइंट पे देखिए, जब हम इस वाले इस डायग्राम को यहां बनाते हैं तो ये सेंटर पे कुछ ऐसा बन रहा है, और इस वाले डायग्राम को जब हम सेंटर पे बनाते हैं तो ये आपका नॉर्मल लाइन है, इस पे ये वाला कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब आपको क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जो आपका सबसे नीचे आ रहा है। इसको आप हाथ के एग्जांपल से लीजिए, ये टू वे स्लैब है, आप इसको बेंड करेंगे, अभी आपका ये पोर्शन जो है ये बराबर है। जब आप इसको बेंड करेंगे तो आप पहले ऐसे बेंड करेंगे और फिर आप इसको चारों साइड से बेंड करेंगे, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन ये आपको जो दिख रहा होगा ये हुआ आपका डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो टू वे स्लैब में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस सेंटर पॉइंट पे आएगा जो हम यहाँ ब्लैक में शेड करके रखे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको टू वे स्लैब में बेंडिंग का कंडीशन, कि टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन से बेंड करता है। वन वे स्लैब में क्या होता था, एक साइड से बेंड करता था, तो एक डायरेक्शन से बेंड करता था तो हम लोग एक साइड से बेंडिंग मोमेंट निकालते थे। टू वे स्लैब में क्या हो रहा है कि दोनों डायरेक्शन में आपको बेंड कर रहा है, तो इसमें आपको दोनों डायरेक्शन के लिए चेक करना पड़ता है कि दोनों डायरेक्शन आपको सेफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों डायरेक्शन में आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन बार एक डायरेक्शन में नहीं प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये वाला अगर आपका निकला है WL² या जिस भी मूवमेंट के लिए अगर ये आपका 5 बार्स निकला है तो ये हुआ एक साइड का कैलकुलेशन, दूसरे साइड से करेंगे तो हो सकता है आपको 6 बार्स निकलेगा या 4 बार्स निकलेगा। तो ये उस तरह से कैलकुलेट होकर के दोनों डायरेक्शन के मूवमेंट हम लोग निकालते हैं और दोनों के स्टील को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस तरह से ये मेश बनता है। वन वे स्लैब में क्या करते थे, ये वाला रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करके निकाल लिए स्पैन के हिसाब से, और ये वाला हम लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको कितना रिक्वायर्ड हुआ तो वो IS कोड के हिसाब से आ गया। ठीक है, तो ये सब थ्योरी हो गया आपको कि टू वे स्लैब किस तरह से बेंड करता है, उसका बेंडिंग बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब हम लोग मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो वन वे स्लैब के साथ साथ डिस्कस कर लिए, जैसे कि आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन किसको कहते हैं, तो ये सारे टर्म्स जो है, शेयर क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, ये सारे चीज़ डिस्कस हो चुके हैं। तो हम लोगों को टू वे स्लैब में अब इससे ज़्यादा और कुछ डिस्कस नहीं करना है। लोडिंग कंडीशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको किस तरह से लोड आएगा, डेड लोड, लाइव लोड कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ें वन वे स्लैब के थ्योरी में ही डिस्कस हो गई हैं।
तो हम लोग अब टू वे स्लैब में डायरेक्टली उसके डिज़ाइन स्टेप्स समझेंगे और उस डिज़ाइन स्टेप्स में कुछ जो अब टू वे स्लैब में नई चीज़ें ऐड होंगी उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग टू वे स्लैब क्या होता है ये डिस्कस कर लिए, टू वे स्लैब का बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर लिए, चारों तरफ से बीम्स देते हैं, कैसे वो डिफ्लेक्ट करता है, उसका दोनों स्पैन का हम लोग इस बार बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल एक थ्योरी समझ में आ गया। अब डिज़ाइन स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग टू वे स्लैब करते थे, जैसे हम लोग वन वे स्लैब करते थे, वैसे ही हम लोग टू वे स्लैब का भी डिज़ाइन स्टेप लेंगे, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। अब बेसिक वही रहेगा कि आपको लोड निकालना है, इफेक्टिव स्पैन निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसके हिसाब से स्टील प्रोवाइड कर देना है। इस बीच आपको डिफ्लेक्शन से आपका स्लैब का थिकनेस भी चेक करना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा स्लैब के केस में। वन वे स्लैब में भी यही रहेगा, टू वे स्लैब में भी यही रहेगा। आपको इफेक्टिव स्पैन निकालिए, डिफ्लेक्शन के हिसाब से आप थिकनेस चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लोडिंग निकाल लीजिए, बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप EST निकाल लीजिए, शियर और डेवलपमेंट लेंथ ये भी आप चेक कर लीजिए। अब टू वे स्लैब में यही स्टेप्स में कुछ कुछ फॉर्मूलाज जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब वो कैसे कैसे चेंज होगा, सबसे पहले आपको तो एक क्वेश्चन में जब गिवन होगा कि आपको एक स्लैब डिजाइन करना है, तो आपको तो पहले ये चेक करना ही पड़ेगा दोनों स्टेप्स में, जब आप वन वे स्लैब करेंगे और टू वे स्लैब करेंगे, दोनों ही केसेस में आपको ये हमेशा चेक कर लेना पड़ेगा कि ये वन वे स्लैब हो रहा है या टू वे स्लैब हो रहा है। तो जो हम लोग लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे डिजाइन स्टेप्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए था कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका Ly/Lx का जो रेशियो वो 2 से ग्रेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वन वे स्लैब है। सेम हम लोग इसमें भी करेंगे टू वे स्लैब में। सबसे पहला स्टेप होगा हम लोगों का कि हम लोग अपने पहले Ly/Lx का रेशियो चेक करेंगे, अगर वो इक्वल टू 2 या लेस देन 2 आ रहा है तो वो आपका टू वे स्लैब होगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपका आएगा कि आपको पहले आप उसमें क्या करते थे, इफेक्टिव स्पैन निकालते थे वन वे स्लैब में। अभी आप इसमें क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन नहीं निकालेंगे। इसके पहले आपको चेक कर लेना होगा कि आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जब आप चेक करेंगे, इसमें जो अभी आप और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ये आपको आपके जो क्वेश्चन में स्पैन गिवन रहता है, क्लियर स्पैन, उसके ऊपर आपका डिपेंडेंट होता है। ये आपका इफेक्टिव स्पैन के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता है। इसलिए पहले आप डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से आप अपने स्लैब का थिकनेस चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लिए कि आपका टू वे स्लैब निकल गया, मतलब ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब सेकंड में आप क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस किए कि स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो होता है, जिसमें आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पैन बाय डेप्थ इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब IS 456 आपको क्लॉज नंबर 24 में कहता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने का कंडीशन, वन वे स्लैब में तो आप यही वाला यूज करेंगे, जब आप टू वे स्लैब के डिजाइन करने में आएंगे तो इसको यूज करने का कंडीशन क्या है कि या तो आपका जो शॉर्टर स्पैन है जिसको आप डिजाइन में लेते हैं LX, ये या तो आपका 3.5 से बड़ा हो, या फिर आपका लाइव लोड जो है वो 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन या दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अब ये कंडीशन जैसे लाइव लोड आपका 3 से लेस हो जाता है या इक्वल टू 3 रहता है, या फिर आपका ये जो स्पैन है ये भी 3.5 से कम रहता है, मतलब जब आप बहुत ही एक छोटा सा स्लैब डिजाइन करेंगे 2 मीटर का, 2.5 मीटर का, जिसका शॉर्टर स्पैन होगा, वो जब आप डिजाइन करेंगे तो उस केस में फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा। वो स्पैन बाय डेप्थ इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर जो 1.4 या 1.5 ये दोनों लिया जाता है, ये जो हम लोग लेते थे ये हम लोग नहीं लेंगे। इसमें हम लोग यही स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो ही रखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको स्पैन, ये डेप्थ है, अगर आप स्पैन बाय डेप्थ करते तो ये वैल्यू 35 आ जाता। जो इसमें आप करते थे तो आपको 7 आता था कैंटिलीवर के लिए, 20 आता था आपको सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 आता था आपको कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, ये 3 आपको वैल्यू आता था। तो ये क्या आता था, स्पैन बाय डेप्थ इज इक्वल टू, ऐसे सिंपली सपोर्टेड लेंगे तो 20 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, स्पैन बाय, अगर आप अब ये जो फॉर्मूला है ये ओवरऑल डेप्थ में डील करता है, ये आपको इफेक्टिव डेप्थ निकलता था इस फॉर्मूला से। अगर जब आपका 3.5 से लेस या इक्वल टू हो जाएगा लेस, या लाइव लोड 3 से लेस या इक्वल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पैन बाय डेप्थ शुड बी इक्वल टू 35। इसमें था 7, 20, 26 कंडीशन के हिसाब से कि कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस है। इसमें आएगा स्टील के हिसाब से, अगर Fe 250 है तो उस केस में स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ नहीं होगा, स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ शुड बी इक्वल टू 35। ठीक है, अब इसमें आपको हो गया Fe 250 के लिए। अब IS कोड कहता है कि HYSD बार जैसे कि Fe 415, IS कोड में Fe 500 नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि HYSD बार Fe 415 के लिए यही रेशियो रहेगा, स्पैन बाय डी इक्वल टू 35। मगर इसमें आपको ये जो वैल्यू होगा ये 0.8 टाइम्स आप इसको लेंगे, मतलब फुल नहीं लेंगे आप, 1 नहीं लेंगे, 0.8 लेंगे। तो स्पैन बाय 35 इंटू 0.8 करेंगे तो आपको निकल जाएगा ओवरऑल डेप्थ। ये होगा आपको Fe 415 के लिए, बट ये नहीं लिखा है कि Fe 500 के लिए क्या होगा।
तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब HYSD बार Fe415 के लिए ये फॉर्मूला होगा तो Fe500 के लिए भी यही होना चाहिए, क्योंकि ये 250 एक अलग लीग का है, ये आपको माइल स्टील है, ये आपको हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, तो इसमें आपको Fe415 और 500 दोनों सेम बार होते हैं। इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि दोनों तरह का अगर बार दिया है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे D = स्पैन बाय 35 × 0.8। आपको ये 35 याद रख लेना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है IS 456 में क्लॉज नंबर 24.2 में आई गेस, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कब होगा ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा आप ही को कि ये लेस देन 3.5 होगा और लाइव लोड आपका लेस देन अगर आपका 3 होगा, मतलब लेस वाला जब बात आएगा कि दोनों 3 और 3.5 से लेस है या एक भी अगर लेस है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपका ग्रेटर की बात आएगी तो ये जो आप वन वे स्लैब में पढ़े थे यही वाला कॉन्सेप्ट आपका लागू होगा उसमें, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल डेप्थ का। अब आपको ओवरऑल डेप्थ रिक्वायर्ड पता चल गया कि फॉर एग्जांपल 200 है। अब आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव डेप्थ। तो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ के बारे में पढ़े थे कि ओवरऑल डेप्थ माइनस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार माइनस क्लियर कवर, या फिर इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इफेक्टिव कवर। तो अगर हम लोगों को क्लियर कवर, आप स्लैब के केस में आप क्या करते हैं कि आप सीधा इफेक्टिव कवर एज्यूम नहीं करते हैं। स्लैब के केस में आपको क्लियर कंडीशन, पहले क्लियर कवर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से एज्यूम करके कि आप माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन जिसके लिए ले रहे हैं उसके हिसाब से 20 होगा या 25 होगा, प्लस उसमें हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार भी आप एज्यूम करेंगे कि अगर हम 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 5 mm हाफ ऑफ द डायमीटर बार ऐड होगा, वो ऐड करेंगे फिर आपका इफेक्टिव कवर निकलेगा। उसके बाद आपको ये डी में से माइनस करेंगे तो आपको इफेक्टिव डेप्थ निकलेगा, ठीक है। ये हम लोग बी में डायरेक्टली कर देते थे कि इफेक्टिव कवर हम लोग सीधा 50 mm ले लेते थे। स्लैब में वैसा नहीं होता है, स्लैब में आपको क्लियर कवर 25 से 30 मैक्सिमम होगा, 30 भी नहीं होता, 25 ही रहता है। और इसमें आप 10-12 से ज्यादा का बार यूज नहीं करते हैं, मतलब इसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ जो है ये 30 mm के आसपास आना चाहिए हमेशा। तो डायरेक्टली एज्यूम लिख नहीं देना है, आपको कवर भी एज्यूम करना है, डायमीटर भी एज्यूम करना है। उसके बाद आपको दिखाना है कि ये 30 लेके चल रहे हैं आप, और फिर उस 30 करने के बाद आपको इसमें से माइनस कर देना तो आपको इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगा। अब पहला स्टेप हो गया कि टू वे स्लैब पता चल गया। दूसरा स्टेप हो गया कि आपको पता चल गया कि ये कंडीशन लेना है, ये कंडीशन लेना है, उसके हिसाब से ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। LX और LY तो गिवन रहता है क्वेश्चन में कि 4/3 का स्लैब है, और आपको लाइव लोड भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। नहीं गिवन रहेगा तो एक कंडीशन तो आपको पता ही है, इस कंडीशन में आप देख लीजिए 3.5 से ग्रेटर है या लेस हो रहा है। शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन तो इससे ज्यादा का ही होगा, लेकिन शॉर्टर अगर आपका 3.5 से कम हो गया तो आपको फिर ये वाला कंडीशन यूज करना है। ये 35 का वैल्यू आपको याद रखना है, स्पैन टू डेप्थ तो होता ही है रेशियो, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 35 वैल्यू याद रखना है और पॉइंटेड करना है जब आपका HYSD बार होगा। अब आपका हो गया कि आपका डिफ्लेक्शन से आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब निकल गया। अब आप निकालेंगे इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। अब इफेक्टिव स्पैन के लिए कंडीशन क्या होगा, सेम जो हम लोग अभी वन वे स्लैब में डिस्कस किए थे, जो IS 456 का स्पेसिफिकेशन है, वो सेम कंडीशन आपको अप्लाई होगा। आप इफेक्टिव स्पैन निकाल लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे लोड, लाइव लोड। तो चलो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है तो कोई बात नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बेडरूम है या बाथरूम है या फिर आपका बालकनी है। उस हिसाब से आपको बेसिक वैल्यूज याद रखिए कि 2, 3 और 5 ये 3 ही वैल्यूज होते हैं। 2 बेडरूम में होता है, 3 आपको किचन, बाथरूम और बालकनी में होता है, 5 आपको स्टोर रूम में होता है, 3 आपका कॉरिडोर में भी होता है। तो इसको शॉर्ट में अगर लिख दें तो बेडरूम ये 2 है, और आपका किचन, बाथरूम, बालकनी, कॉरिडोर ये सारा 3 है, और आपका स्टोर रूम 5। ये 3 आपको 2, 3, 5 ये आपको बस याद रख लेना है इन जनरल में। अगर नहीं दिया रहता है लाइव लोड तो इसमें से कोई भी कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लाइव लोड कर लेंगे, ठीक है। लोड आपका कैलकुलेट हो गया। अब लोड कैलकुलेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन मिल गया, लोड मिल गया। मतलब अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं WL²/8 तो इसमें आपको W भी मिल गया, L भी मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालिएगा आप। अब जो बेंडिंग मोमेंट आप निकालते थे वन वे स्लैब में, उसमें आप WL²/8 कर लेते थे सिंपली सपोर्टेड में, क्योंकि आपको पता था कि ये सिंपली सपोर्टेड आपको एक बीम की तरह बेंड करेगा, आप WL²/8 उसमें लगा देते थे। अब ये है आपका टू वे स्लैब। अब ये दो तरफ से बेंड कर रहा है, ये वाला साइड भी बेंड कर रहा है, ये वाला साइड भी बेंड कर रहा है। अब दोनों बेंड कर रहा है तो आप जब भी किसी एक डायरेक्शन में, अगर आपका ये स्लैब है, अब आपका ये दोनों डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, पहले आप इधर का स्टील निकालेंगे, उसके बाद आप इधर वाला स्टील निकालेंगे। तो पहले आप ये वाला स्पैन लेंगे, इसका आप मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप ये वाला स्पैन लेंगे, इसका मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों का मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आप अपना स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप एक तरफ का ले रहे हैं तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ये WL²/8 वैल्यू अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये दूसरे तरफ के लोडिंग की वजह से भी उसमें इफेक्ट आएगा। ये जो इस तरफ से जो बेंड होने वाला है, इसके वजह से भी इस सेंटर वाले पॉइंट पे दोनों तरफ से आपको इफेक्ट आएगा। तो दोनों तरफ से इफेक्ट आएगा तो सिर्फ WL²/8 नहीं हो सकता है।
अब इसमें चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, तो पहले आप ये समझिए कि WL² 8 जो हम लोग बोलते हैं ये क्या होता है, ये आपको होता है 1/8 इंटू W इंटू L²। मतलब ये स्पैन स्क्वायर, ये लोड, और ये 1/8 आपको रेशियो होता है। ये 1/8 को अगर आप इसको अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपको कुछ 0.125 के अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है, 0.125 ही होगा शायद। अब ये आपको एक वैल्यू आता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.125 इंटू W, या इंटू हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 0.125 WL²। सेम चीज होगा, WL²/8 को आप 0.125 WL² भी लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए तो आपका ये एक होगा, आप इसको एक कोफिशिएंट मान लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा, ये है W, ये है L², अल्फा W L²। ये आपका बेंडिंग मोमेंट एक सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के केस में WL²/8 को आप अल्फा WL² लिख सकते हैं। अब जब आप 2 वे स्लैब डिजाइन करते हैं तो 2 वे स्लैब में जो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, आपको इसमें चेंज क्या आएगा, लोड तो वही रहेगा, स्पैन आपका वही रहेगा, आपको चेंज हो जाता है ये अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा 0.125 आया, ये आया बीम के केस में सिंपली सपोर्टेड, जिसको आप 1 वे स्लैब में भी कंसिडर करके चल रहे थे। अब 2 वे स्लैब में बेंडिंग बिहेवियर अलग हो गया, तो ये 0.125 नहीं होकर के ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्पैन के रेशियो पे, Ly/Lx का जो रेशियो है उस पे आपको डिपेंड करेगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो सारे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट के साथ। तो इस कंडीशन पे डिपेंड करके ये अल्फा जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ये WL²/8 वाला फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है अल्फा WL²। ये आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा। जनरली वो मान के चल रहे हैं कि यूडीएल का ही हम लोग क्योंकि बनाते हैं, स्लैब पे हमेशा यूडीएल लोड ही कंसिडर करते हैं। कंसंट्रेटेड वाला आपके सिलेबस में नहीं है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी आपको वो नहीं जानना है। तो हम लोग यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं, उस केस में WL²/8 को आप अल्फा WL² लिख दिए। अल्फा का वैल्यू 0.125 था, अब ये 0.125 नहीं रहेगा 2 वे स्लैब में, अब ये चेंज होगा। तो आप नेक्स्ट वाला स्टेप देखेंगे तो लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विथ। पर यूनिट विथ तो हम लोग लेते ही हैं कि हम लोग 1 मीटर के लिए इसके लिए डिजाइन करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। ये 1 मीटर के लिए डिजाइन हो गया, ये वाला आपका स्पैन था, ये जितना भी दूर होगा उतना आप इसको प्रोवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पर मीटर विथ, पर यूनिट विथ इन बोथ डायरेक्शन। अब बोथ डायरेक्शन का मतलब है कि mx के लिए भी फॉर्मूला है, my के लिए भी फॉर्मूला है। d लिखा हुआ है मतलब आप डिजाइन कर रहे हैं इसलिए आपको वो d लिखा हुआ है, अदरवाइज आप इसको mx और my समझ सकते हैं। अब mx क्या होगा, शॉर्टर डायरेक्शन, जिधर आपका lx होगा उधर आपका mx होगा। अब mx निकालने के लिए अल्फा WL² जो हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला था, उसमें अल्फा x आप लेंगे जो x डायरेक्शन में आएगा। ये अगर आपका 2 वे स्लैब की बात हो रही है, ये आपका अगर 4 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, तो आपका ये शॉर्टर स्पैन क्या होता है, Lx होता है, और ये लॉन्गर स्पैन क्या होता है, Ly होता है। तो जब आप शॉर्टर स्पैन का आप मोमेंट निकाल रहे हैं तो आप लेंगे अल्फा WLx²। तो अल्फा हो जाएगा x डायरेक्शन का, इसी डायरेक्शन में जो अल्फा आएगा, W तो आप जो लोड निकालते हैं वो तो कॉमन रहता है, और Lx² में ये Lxe लिखा हुआ है, ये आपको इफेक्टिव स्पैन जो आप निकालते हैं वो Lxe हो जाता है, क्योंकि Lx और Ly तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्लियर स्पैन, उसको आप जब इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं तो Lxe लिख देते हैं हम लोग उसको। तो सेम है, ये इफेक्टिव स्पैन है, उसका स्क्वायर है, W है और अल्फा x है। जब आप y डायरेक्शन में मूवमेंट निकालते हैं, वहां भी देखिएगा कि यहाँ y डायरेक्शन का आप अल्फा ले रहे हैं, W आपको W है, मगर ये आप Lx² ही ले रहे हैं इस बार भी, ठीक है। mx निकालेंगे तो अल्फा W इंटू Lx² लेके चल रहे हैं। जब my निकालेंगे तो उसमें भी हम लोग जैसे अल्फा x के बदले अल्फा y लिए तो Lx के बदले Ly² लेना था, मगर ये हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को IS 456 में आपको इफेक्टिव डेप्थ का जहाँ पे आपको क्लॉज है 24.2 या 24.1 में, वहाँ पे आपको एक क्लॉज में एक लाइन लिखा हुआ है कि जब भी आप 2 वे स्लैब डिजाइन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आप शॉर्टर स्पैन के हिसाब से निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर स्पैन का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इस डायरेक्शन में जब आप निकालेंगे, अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, इस शॉर्ट डायरेक्शन में जब आप निकाल रहे हैं तो इसमें जो आप क्या कर रहे हैं, स्पैन आप ले रहे हैं छोटा वाला और कोफिशिएंट भी ले रहे हैं आप इस डायरेक्शन वाला। जब आप इस डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग शॉर्ट स्पैन का ही ले रहे हैं तो ये तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये देखिए, ये y वाला जो हम लोग कोफिशिएंट है ये ले रहे हैं हम लोग इस लॉन्गर डायरेक्शन वाला, लेकिन हम लोग इसमें जो ये स्पैन लेंगे, ये स्पैन लेंगे हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन वाला। ये IS कोड कहता है कि आपको कोफिशिएंट लेना है लॉन्गर साइड वाला, बट आपको स्पैन लेना है शॉर्टर साइड वाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब शॉर्टर साइड के हिसाब से ही आपको बेंडिंग मोमेंट का रेनफोर्समेंट जो होगा वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि शॉर्टर स्पैन ही पहले आपका गवर्न करता है, शॉर्टर स्पैन ही आप पहले प्रोवाइड करते हैं, तो आपको शॉर्टर स्पैन के हिसाब से ही निकालना है, ठीक है।
तो जब आप इसको दूसरे वाले साइड से निकालेंगे, इस वाले साइड का रिइंफोर्समेंट, तो इस वाले साइड का रिइंफोर्समेंट भी जो होगा वो आपको इसी वाले स्पैन पे डिपेंड करेगा। मतलब पूरे स्लैब में, वन वे स्लैब कहें या टू वे स्लैब कहें, इस पूरे स्लैब के कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका शॉर्टर साइड होगा। वन वे स्लैब में भी जब आप निकालते तो आप लॉन्गर साइड को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, शॉर्टर स्पैन का जो आपको स्पैन लेंथ आ रहा है उसके हिसाब से आप उसका बेंडिंग मोमेंट निकालते थे। टू वे स्लैब के केस में वही हो रहा है, शॉर्टर स्पैन का जो आपका वैल्यू आ रहा है उसी के हिसाब से आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब लॉन्गर साइड में आएंगे तो उसमें आप कोफिशिएंट जो लेंगे अल्फा वाई, वो आप लॉन्गर साइड वाला लेंगे। अब ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई कहाँ से आता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन स्टेप्स पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग स्टेप नंबर 5 की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 6, 7, 8 और 9 ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसको इरेज करके टोटल को फिर आपको बताएंगे कि ये बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जो स्टेप नंबर 5 है इसको भी हम लोगों को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए ही आपको टू वे स्लैब में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि बाकी सारा आपका वन वे स्लैब पे चल रहा है। ये वाला एक कॉन्सेप्ट नया आया और एक कॉन्सेप्ट आता है आपको ये बेंडिंग मोमेंट वाला, जो WL²/8। जैसे वन वे स्लैब में हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस अगर होता है तो उसमें हम लोगों को एक कोफिशिएंट आता है जो हम आपको बोलते हैं कि आपको नहीं पढ़ना है। इस वाले केस में क्या होगा कि आपके सिंपली सपोर्टेड के केस में भी आपको कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें 2 तरह के स्लैब होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पूरा डिजाइन स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग वन वे स्लैब में करते थे कि जो बेंडिंग मोमेंट हम लोगों का आया है उसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट कंसिडर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस सेक्शन डिजाइन एक तरह से एज्यूम करते हुए हम लोग उसको बैलेंस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे तीनों स्टील के लिए MU = 0.133 FCK BD² अगर 500 के लिए ले रहे हैं तो इसमें हम लोग पुट करेंगे। और हम लोगों को सिर्फ D नहीं पता रहेगा, MU पता है, क्योंकि MU = MU लिमिट हम लोग कंसिडर कर लिया है। अब हम लोग उस MU लिमिट के हिसाब से डेप्थ रिक्वायर्ड चेक कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड आपका आ रहा है ये बेंडिंग मोमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से जो आपको डेप्थ आ रहा है ये आपके उस डिफ्लेक्शन वाले डेप्थ से ज्यादा है या नहीं है। अगर उससे कम है तो फिर तो ठीक है, आप डिफ्लेक्शन के हिसाब से जो डेप्थ रिक्वायर्ड दे रहे थे वो आपका ज्यादा हायर साइड है, इसका मतलब है कि आपका डेड लोड लाइव लोड भी उस हिसाब से करेक्ट था, डेप्थ रिक्वायर्ड भी आपका करेक्ट था। लेकिन अगर ये वैल्यू आपका ज्यादा आ गया, डी रिक्वायर्ड जो आप अभी निकालिएगा, ये अगर आपका ज्यादा आ गया तो फिर इस केस में आप जो पहले डेप्थ एज्यूम किए थे वो रॉन्ग हो गया, उसका डेड लोड रॉन्ग हो गया। तो आपको यहाँ आने के बाद जब पता चलेगा कि डेप्थ आपका रिवाइज करना है तो आपको वापस से स्टेप नंबर 2 से आपको फिर से आप अपना करेक्शन करेंगे। फिर आप वहां पे जो डेप्थ रिक्वायर्ड चेक करेंगे वो अब आप चेक करेंगे इस वाले डेप्थ के हिसाब से। जैसे अगर आपका डिफ्लेक्शन के हिसाब से निकला 120 mm, यहाँ आपका सॉल्व होने के बाद आ रहा है 140 mm रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि आप इसके हिसाब से डेड लोड कंसीडर किए थे वो रॉन्ग हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 140 mm के हिसाब से अब आप वापस कैलकुलेशन करेंगे। अब आप अपना डेड लोड जो लेंगे वो 140 के हिसाब से लेंगे या आप 150 लेंगे इस बार, क्योंकि आपको पता है कि रिक्वायर्ड 140 आ रहा है, आपको अंडर इन्फोर्स करना, आप 150 प्रोवाइड करेंगे, 145 प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली हम लोग राउंड फिगर में रखते हैं तो 150 हम लोग जैसे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से वापस आपका डेड लोड लाइव लोड कैलकुलेट होगा और इस फिर आप वापस आकर के यहाँ चेक करेंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे कि डी रिक्वायर्ड वो आपका आना चाहिए 148 mm, 9 mm, इस तरह से कुछ 150 से लेस आना चाहिए। ये आपका एक कंडीशन हुआ। अगर आपका लेस आ रहा है तो फिर तो सोफार गुड, जो आप ज्यादा, जैसे अगर आपका 120 है और अभी रिक्वायर्ड करके अगर आपका 90 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ये ठीक प्रोवाइड किए हैं, थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड किए मगर ठीक प्रोवाइड किए हैं। आप अगर बहुत ज्यादा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से जब आप चेक करेंगे तो बहुत गैप नहीं होगा। अगर गैप है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली आपको अभी उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है कि डी आपका यहाँ पे देख लेना है कि आप जो पहले डी एज्यूम किए हैं रिक्वायर्ड और अभी जो आप डी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एक कंडीशन। आप जब हम लोग वन वे स्लैब में भी यही चीज किए थे कि हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं और हम लोग इक्वेट किए थे उसको बैलेंस सेक्शन बना करके। इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि परसेंटेज हम लोग निकाल लें, ये वाला फॉर्मूला से जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। और इसके पीटी निकलने के बाद हम जो उसको बीडी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी हम लोगों का इसमें 1000 रहेगा। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, इसके वजह से आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो ये बी हमेशा विड्थ ऑफ द स्लैब 1 मीटर रहेगा और डी आपका जो रिक्वायर आएगा, तो mm में लेंगे तो 1 मीटर को हम लोग 1000 mm लेके चल रहे हैं। इससे आपका AST निकल के आ जाएगा। अब ये 1 मीटर के स्ट्रिप के लिए आपका AST निकल के आ गया। आपको इसको जितना भी आपका स्पैन का विड्थ है आप उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। यही आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप AST निकाल रहे हैं ये 1000 mm के लिए आया है। मतलब ये एक बड़ा सा स्लैब है, अभी मतलब 2A का ही मानिए ना, इसको हम लोग 2A ही जैसा बना देते हैं। ये एक स्लैब है, इसमें आप इतना दूर तक
ये 1 मीटर का स्ट्रिप है, आप ये वाला मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, इसका स्टील आपको निकल के आ गया कि 4 बार है, तो मतलब है कि आपको 4 बार जो प्रोवाइड करना है वो आप इस तरह से 1 2 3 और 4 बार प्रोवाइड करेंगे। ये आपका इस कैलकुलेशन से निकल करके आता है। जब भी आप स्लैब डिजाइन करते हैं आप ये चीज निकाल रहे हैं। अब ये आपका 10 मीटर बाई 8 मीटर है, ये अभी कुछ नहीं पता, आप निकाले सिर्फ ये आपका जो 10 मीटर है, इस 10 मीटर के लिए आप एल स्क्वायर इफेक्टिव स्पैन निकाले, एल स्क्वायर कर लिए, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, ताकि ये वाला पार्ट आपका डिफ्लेक्ट नहीं हो, आप ये वाला रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आपका 1 मीटर का होता तो ये 4 बार ही लगता, 8 मीटर का है तो 32 बार्स लगेगा। इसी तरह से करके आप कंटिन्यूस बार देते चले जाएंगे, टोटल आपको 32 बार्स लगता है। ठीक है, तो यही समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ ये वाला पैनल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जब हम लोग डायग्राम बना के दिखाएंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें सबसे लास्ट में हम लोगों को ये फिगर बना करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग जैसे हम लोग 2 वे स्लैब करते हैं ना, तो 8 और 10 दोनों के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट आता है। तो डायग्राम से देख करके समझ में आ जाता है कि आप जो ये रेनफोर्समेंट निकाले थे, मान लीजिए आपका ये आया था 10 बार 10 mm का, ठीक है, और इधर से जो आप कैलकुलेट करके निकाले, मान लीजिए ये आपका आया 10 बार 8 mm का, है ना। तो आप जैसे ही आप ये लिखते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि जो आप कैलकुलेट किए हैं वो आप करेक्टली यहाँ पे शो किए हैं या नहीं। जब आप इस डायरेक्शन का मोमेंट निकाले थे, इस डायरेक्शन का स्टील निकाले थे, तो ये वाला आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला स्टील आपको 10 mm का है, और इस डायरेक्शन में स्टील आपको 8 mm का है। दोनों 10 ही बार है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले कि दोनों आपको 10 और 10 ही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन किस डायरेक्शन का है? तो ये 8 mm और 10 mm ये दोनों आपको बताएगा। और अगर ये स्क्वायर होता तो दोनों साइड में आपको 10 10 का ही आता, तो आप एक बार में ही दिखा देते कि हर तरफ आपका 10 10 5 आएगा, बस हर तरफ। ठीक है, ये चीज आपको डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में निकाले हैं कि शॉर्टर साइड में आपको 10 mm का बार है, लॉन्गर साइड में 8 mm का बार है, और ड्राइंग में आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं शॉर्टर साइड में 8 mm लिख दे रहे हैं और लॉन्गर साइड में 10 mm लिख दे रहे हैं। एक तो न्यूमेरिकल मिस्टेक, दूसरा स्लैब गिर जाएगा, क्योंकि स्लैब में आपको इसमें रिक्वायर्ड था 10 mm, आप यहाँ दे दिए 8 mm, तो ये आपको लेस हो गया, और यहाँ रिक्वायर्ड था 8 mm, प्रोवाइड कर दिए एक्स्ट्रा, तो ये वाला साइड तो सेफ रहेगा, लेकिन इस वाले साइड से आपको डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा, फिर एक्सेसिव लोडिंग होगा, तो ये आपको फेल हो जाएगा। इसलिए आप किस डायरेक्शन का निकालते हैं, mx का निकालें जब मोमेंट, तो mx को इक्वेट करेंगे, डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे। उसके बाद जो आप AST निकालते हैं, इसमें यहाँ जो आप मोमेंट ले रहे हैं mu, ये पहले आप x के लिए चेक करेंगे, फिर आप इसी को y के लिए भी चेक करेंगे, दोनों डायरेक्शन में चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर होते चला जाएगा कि कैसे हम लोग दोनों साइड का हम लोग चेक कर रहे हैं। भले हम लोग एक्स वाले साइड का ही दोनों साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा निकलेगा, लेकिन वाई वाले साइड भी चेक करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जब ज्यादा डिफरेंस होगा या एक्चुअल प्रोवाइड करना होगा तो एक्स डायरेक्शन में एक स्टील होगा, वाई डायरेक्शन में दूसरा स्टील होगा। ये चीज को हम लोग दोनों डायरेक्शन से चेक करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो AST वाला जो फॉर्मूला आएगा, इसमें आपको पहले ये निकालना पड़ेगा x के लिए, फिर AST आपको निकालना पड़ेगा y के लिए। तो PT आपको x वाला आएगा, फिर PT आपको y वाला आएगा। ठीक है, फिर PT y इंटू BD हो जाएगा, अदरवाइज PT x इंटू BD रह जाएगा। ये हो गया आपको एरिया ऑफ स्टील के लिए। उसके बाद हम लोग शेयर और डेवलपमेंट लेंथ दोनों के लिए चेक कर लेंगे। तो शेयर के लिए हम लोग लास्ट वाले क्लास में बता ही दिए हैं। टाउसी कैसे कैलकुलेट होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको टाउसी के लिए टेबल चाहिए होगा जो आपके PT और FCK पे डिपेंड करेगा, तो जो कि आपको प्रोवाइडेड नहीं होगा। जब नहीं प्रोवाइडेड होगा तो आपको टाउसी मिनिमम जो होता है वो आपको 0.29 होता है न्यूटन पर mm²। आपको ये वाला ही एज्यूम कर लेना है, और इन जनरल आपके स्लैब पे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो 0.29 से कम ही आने वाला है। तो आपको वैसे करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम लोग बता ही दिए आपको सारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट लेंथ वाले यूनिट में, तो आपको उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये है आपका 2 वे स्लैब का डिजाइन स्टेप और उससे रिलेटेड आपका सारा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों का रह गया जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अल्फा इंटू डब्ल्यू इंटू LX² आ रहा था, उसमें अल्फा x और अल्फा y क्या होता है और ये कैसे कैसे निकलता है, ये अब हम लोग आपको समझाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका अल्फा होता है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अल्फा आपका डिपेंड करता है 2-3 कंडीशंस के ऊपर। अब ये 2-3 कंडीशंस क्या होते हैं ये आपको समझना है। आप लोग 2 टर्म सुने होंगे। पहला टर्म है कॉर्नर्स हेल्ड डाउन और दूसरा टर्म है कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन। अब ये क्या होता है पहले इसको समझना होगा, क्योंकि ये दोनों समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि IS कोड पे जो टेबल्स प्रोवाइड होते हैं वो टेबल्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, क्यों वो टेबल दिया गया है, कौन सा टेबल आपको यूज करना है, ये सारा चीज, ये 2 चीज समझ में आने के बाद आएगा।
और उसके बाद उस टेबल में से हम लोग अल्फा का वैल्यू लेते हैं। लेकिन ये दो केस समझने के लिए हम लोगों को अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि कॉर्नर्स हिल डाउन, कॉर्नर्स नॉट हिल डाउन क्या होता है। स्लैब जो आप बनाते हैं वो आप अलग अलग कंडीशन और अलग अलग जगह पे बनाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग आपको लेते हैं, एक आपका चारों तरफ से एक ब्रिक वॉल है, ये आपका एक प्लान बना रहे हैं अभी हम लोग, ये आपका रूम है, ये आपका सॉरी अंदर का वॉल थिकनेस डॉटेड दिखाना था, ये आपका वॉल है, ठीक है, ये प्लान है आपका। इसमें आपका ये टोटल ब्रिक वॉल था। यहां से हम लोग इसका एक सेक्शन देखते हैं। जब इसका सेक्शन देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको सिर्फ ये दोनों वॉल का थिकनेस दिखाई देगा, इसके ये टॉप सरफेस होगा और ये नीचे जहां तक भी आप इसको ले जाइए ये आपका वॉल इस तरह से आके एंड हो जाएगा और ये लाइन दिखाई देगा क्योंकि सामने वाला ये वाला वॉल भी आप देख रहे हैं। अब इसके ऊपर आपको स्लैब बनाना है, ठीक है, ये आपका प्लान है और ये आपका सेक्शन है। अब आपको इसके ऊपर स्लैब बनाना है तो आप इसके ऊपर स्लैब बनाएंगे इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्शन भी थोड़ा सा अगर छज्जा वगैरह कुछ होगा छत का बाहर तो आप इस तरह से बनाएंगे और ये वाला साइड भी आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग स्लैब छत नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये वॉल दिखा रहे हैं। इसका आप स्लैब इस तरह से बनाएंगे, ये आपका ब्रिक वॉल है। ये पहला केस होगा। दूसरा केस, इसी को हम लोग 2 स्टोरी या 3 स्टोरी का बना देते हैं। तो जब इसका 2 स्टोरी या 3 स्टोरी का बनाएंगे तो आपको ये वाला आपका नीचे का रहेगा ब्रिक वॉल, ये लाइन रहेगा। अब यहाँ पे आप स्लैब बना रहे थे तो आप फिर से इस तरह से एक स्लैब का एग्जांपल ले लीजिए। ये आपका एक स्लैब बनाए, इसके ऊपर से आप फिर क्या किए दूसरा एक और फ्लोर बनाए, ये वाला एक फ्लोर बनाए, फिर इसके ऊपर से आप क्या किए स्लैब दे दिए, फिर इसके ऊपर से आप एक और फ्लोर बना दिए, अभी हम लोग ब्रिक वॉल का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का हम लोग अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये आपका हो गया, ये सेम प्लान पे जब आपका ये सिंगल स्टोरी था, सेक्शन सिंगल स्टोरी, और ये आपका हो गया मल्टी स्टोरी, ठीक है। अब ये हो गया आपको ब्रिक वॉल का लोड बेयरिंग का। अब आप सेम प्लान अगर आप बनाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में तो ये आपका कॉलम रहेगा, 4 कॉलम्स, ये आपको बीम से इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। इसका जब हम लोग यहाँ से एक सेक्शन देखेंगे तो इसका सेक्शन हम लोगों को दिखाई देगा कि ये हम लोगों का नीचे से कॉलम आ रहा है, ये कॉलम यहाँ पे आकर के एंड हो जाता है और इसके ऊपर आपका ये इस तरह से बीम दिखेगा और फिर इसमें यहाँ पे आकर के इस तरह से स्लैब दिखेगा। अब ये आपका स्लैब है, ये बीम के साथ कास्ट होगा क्योंकि स्लैब बीम एक साथ कास्ट होता है, इसलिए हमने उसको ब्लैक में बनाया है और ये कॉलम के साथ आपको इस तरह से रहता है। अब ये वाला जो लाइन होगा इस लाइन को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे आपका रिइंफोर्समेंट कंटिन्यू चलता है। अब एक एक करके सारे केसेस को समझिए। सबसे पहला केस है कि आपका एक 4 तरफ से ब्रिक वॉल है, उसको आप इसको कहते हैं आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब, मतलब इसमें कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कंटिन्यूस नहीं है, बस सिंपल आपको एक 4 दीवार है उसके ऊपर में आपको एक छत देना है। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बस डायरेक्ट ये वाला इस तरह से और ये वाला इस तरह से, क्योंकि नीचे ब्रिक वॉल है तो कोई बेंड करने का कोई इसमें कोई सिस्टम नहीं है, डेवलपमेंट लेंथ वगैरह आप इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका ऊपर से लोड पड़ता है बहुत हैवी लोड, अगर आप सडनली उसमें दे दीजिएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ बेंड करेगा और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ बेंड करेगा। इसका एक हम लोग डिफ्लेक्शन का प्रोफाइल बनाना चाहे तो कुछ ये ऐसा बनेगा। एक इमेजिन करके देखा जाए तो कि अगर सडनली इसके ऊपर हम लोग हैवी लोड ड्रॉप कर देते हैं तो ये स्लैब नीचे की तरफ बेंड करेगा तो ये दोनों कॉर्नर्स आपके ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि इन कॉर्नर्स को कोई हेल्ड नहीं कर रहा है डाउन, ये कॉर्नर्स आपके डाउन में प्रेस किए हुए नहीं है क्योंकि इस स्लैब के ऊपर से और कोई लोड नहीं आ रहा है। इस केस में ऐसा ही होगा। अब सेम आप यहाँ पे आ जाइए, अब ये वाले स्लैब की हम लोग बात करते हैं। ये वाला स्लैब पे अगर आप सडनली यहाँ पे कोई हैवी लोड ड्रॉप करते हैं तो ये क्योंकि ऊपर से इतना हैवी लोड इसके ऊपर आ रहा है कि ये वाला पोर्शन आपका ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल इस तरह का होगा, वो भी ये वाला पोर्शन करेगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज आपका रह जाएगा क्योंकि ये ऊपर से बहुत हैवी लोड से प्रेस्ड है। 2 स्लैब का वेट है प्लस ब्रिक वॉल का टोटल वेट है, तो ये वाला कॉर्नर जो है इतना सारा जिसको हम शेडिंग कर रहे हैं, ये वाला कॉर्नर्स को आपको
इस लोड पड़ने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये सेंटर वाला पोर्शन आपका बेंड करेगा। इस केस को आप क्या कहेंगे, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। ये वाला स्लैब कॉर्नर्स हेल्ड डाउन में आएगा, हेल्ड डाउन। ये वाला भी आपको हेल्ड डाउन में आएगा, लेकिन ये वाला आपको नॉट हेल्ड डाउन में आएगा, क्योंकि इस वाले स्लैब के ऊपर जब कोई लोड पड़ेगा तो ये वाला पोर्शन आपको ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपको केस हो गया नॉट हेल्ड डाउन का। सेम आपको ये वाला केस हो गया नॉट हेल्ड डाउन का, ये दोनों केस हो गया आपको हेल्ड डाउन का। ये हो गया आपको ब्रिक वॉल में सारा कॉन्सेप्ट कि ब्रिक वॉल में अगर कुछ होगा तो ये किस तरह से होगा। अब सेकेंड केस में आइए। अब आप बात कर रहे हैं कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये आप टॉप का रेनफोर्समेंट को कुछ ऐसे ला करके बेंड करते हैं, क्योंकि आपको डेवलपमेंट लेंथ भी चाहिए होता है। बॉटम के रेनफोर्समेंट को आप नहीं चाहिए होता है, तो आप इसको इस तरह से ला करके यहाँ बेंड कर देते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपका ये वाला रेनफोर्समेंट भी आप नीचे यहाँ ला करके बेंड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका रेनफोर्समेंट हुआ स्लैब का। अब इसमें आप प्रोवाइड करते हैं बीम का रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे आपको बीम का इस तरह से टाइस स्टील अप चल रहा होता है, इसमें यहाँ पे आपको बार्स दिए हुए रहते हैं। ये बार स्लैब, ये जो बार आ रहा है ब्लैक वाला, ये इस बीम के बार के साथ भी टाई किया हुआ रहता है। तो अब इस बार का इस बार से कनेक्शन हुआ, और इसके बाद आपको इस वाले कॉलम का भी जो रेनफोर्समेंट चल रहा है, ये आपको यहाँ टॉप तक आकर के यहाँ बेंड होगा, क्योंकि कॉलम आपको इफेक्टिवली यहाँ तक आ रहा है। ये तो यहाँ का हम लोग सेक्शन बना रहे हैं तो इस तरह का दिख रहा है, यहाँ भी जब बनाएंगे तो बीम के टॉप तक का ही पूरा रेनफोर्समेंट जाएगा। मतलब कॉलम का रेनफोर्समेंट हमेशा यहाँ स्लैब के टॉप तक जाता है, कवर छोड़ करके ये वाला इस तरह से बेंड कर जाता है। तो सेम ये ब्लैक वाला रेनफोर्समेंट यहाँ बेंड कर रहा है। तो अब ये पूरे रेनफोर्समेंट का क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन बन रहा है तो ऐसे केसेस में जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये वाला पोर्शन फिर से आपका डिफ्लेक्ट करेगा, बट ये वाले कॉर्नर्स जो हैं अब वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको स्लैब में इस तरह से अंदर बीम में इंसर्ट हो गए, फिर बीम से वो आपको कॉलम के साथ कनेक्शन बन गया। तो मतलब है कि आप इस पूरे पोर्शन का क्या किए, कनेक्शन बना दिए। कनेक्शन बना दिया आप रेनफोर्समेंट के हेल्प से, तो आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहेगा, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन नहीं रहेगा। ये केस में आ जाएगा हेल्ड डाउन, हेल्ड डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सेम यही वाला लग रहा है, सिंगल स्टोरी ये भी है, सिंगल स्टोरी ये भी है, सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है। मगर इसमें आपको क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ देने का कोई सिस्टम नहीं था, बीम कॉलम नहीं था, इसमें आपको सिस्टम था, तो आप रेनफोर्समेंट के हेल्प से क्या किए, कनेक्शन बना दिए। तो इसलिए ये केस आ गया आपका हेल्ड डाउन में। और इसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर में जितना भी केस आएगा, इसके ऊपर से अगर आप और स्टोरी बिल्डिंग बना दीजिएगा तब तो ये वैसे भी हेल्ड डाउन हो जाएगा। फिर अगर आप रेनफोर्समेंट नहीं भी इंसर्ट कीजिएगा तब भी ये हेल्ड डाउन का केस रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें जो आप अपना स्लैब बनाते हैं तो वो स्लैब आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहता है। और बाकी केसेस में, ब्रिक वॉल वाले केसेस में, जो आपके इंटरमीडिएट आपके पैनल्स हैं ये हेल्ड डाउन रहते हैं, और जो टॉप के या सिंपली सपोर्टेड व सिंगल वाले जो पैनल्स हैं वो आपके हेल्ड डाउन नहीं रहते हैं। अब ये हेल्ड डाउन रहने और नहीं रहने से आपको दो केसेस बनता है, यही दो केसेस जिसके हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन है या कॉर्नर्स हेल्ड डाउन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो कोफिशिएंट होता है अल्फा, ये चेंज होता है। अब इसके लिए IS 456-2000 में आपको पेज नंबर 73 पे आपको दो टेबल्स दिए गए हैं। पहला टेबल आपको लेंदी बड़ा सा टेबल है, उसमें आपको टोटल 9 कंडीशंस दिए हुए हैं स्लैब के पोजीशन के हिसाब से, वो एक केस हुआ। और दूसरा केस आप देखेंगे बॉटम में आपको एक छोटा सा टेबल दिया है जिसमें आपको LY/LX का रेशियो दिया हुआ है, LY/LX। और इसके हिसाब से 1 से स्टार्ट होता है, 1, 1.1, 1.2 इस तरह से करके ये आगे बढ़ता है। जितना भी आपका LY/LX का रेशियो होगा उसमें आपको ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई, ये दो कोफिशिएंट का आपको वैल्यूज दिया रहता है। ये आता है आपको 2 वे स्लैब के केस में, पेज नंबर 73, पेज 73 IS 456-2000। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये है आपको कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन के लिए। मतलब अगर आपके कॉर्नर्स हेल्ड डाउन नहीं है तो उस केस में ये जो आपके कोफिशिएंट होंगे ये थोड़े ज्यादा होंगे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस अल्फा को इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपका ये बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होगा आपको जब कॉर्नर्स हेल्ड डाउन नहीं रहेंगे। जब कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहेंगे तो बेंडिंग मोमेंट सिर्फ इतने दूर में ही आपका इफेक्टिव होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का जो कोफिशिएंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट का कोफिशिएंट जैसे ही ड्रॉप होगा बेंडिंग मोमेंट आपका ड्रॉप होगा। अब बेंडिंग मोमेंट जैसे ही ड्रॉप होगा आपका एरिया ऑफ स्टील जो आपका रिक्वायर्ड आएगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से स्टील आता है। तो यहाँ जैसे ही आपका जब कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन रहेगा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, स्टील आपको ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा।
तो ऐसे केसेस में हम लोग स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और ऐसे केसेस में हम लोग स्टील कम प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसे कम प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट कम आता है। बेंडिंग मोमेंट कैसे कम आता है? क्योंकि हम लोगों का अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाता है। और अल्फा का वैल्यू कैसे चेंज होता है? तो वो दोनों टेबल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप सेम LY/LX का रेशियो 1.2 के लिए देखेंगे तो जो आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन वाला टेबल है उसमें और कॉर्नर्स नॉट हिल डाउन वाला टेबल है, दोनों में कोफिशिएंट जो आपका वैल्यूज होगा वो आपका चेंज रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें कोफिशिएंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब रहा सवाल कि जब आप एग्जाम में अपना 2 वे स्लैब डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे तो उस समय आपको वो चार्ट अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन का क्वेश्चन आने का मतलब है कि फिर आपको वो टेबल प्रोवाइड होगा। अगर आप पेज 73 अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें आपको टोटल 9 कंडीशंस गिवन है। 9 कंडीशंस कैसे होगा आपको कि आपका स्लैब के पोजीशन के हिसाब से, ये हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं, इसको हम लोग टोटल 9 पैनल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि ये आपका एक बिल्डिंग है 12 मीटर का, जिसमें ये 4 मीटर का रूम है, ये 4 मीटर का रूम है, ये 4 मीटर का रूम है, इधर भी ये आपका 12 मीटर का है। या आप इसको कह लीजिए कि आपका ये 15 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का है। अब ये जो आपका स्लैब होगा, इस स्लैब को देखिएगा तो चारों तरफ से आपके स्लैब आ रहे हैं। तो ये वाला स्लैब को आप नाम दे सकते हैं इंटीरियर पैनल। इंटीरियर पैनल ये आपको पेज नंबर 73 में जो आपका बड़ा वाला टेबल है, टेबल नंबर 19 है शायद, उसमें आपको देखेंगे कि आपका जो नंबर 1 वाला पॉइंट है वो आपका इंटीरियर पैनल का है। तो जब इस तरह का आपका कोई स्लैब होगा तो इसका जो इंटीरियर पैनल का जो आपको कोफिशिएंट होगा अल्फा एक्स और अल्फा वाई LY/LX के हिसाब से, आप वो वाला कोफिशिएंट लेंगे। अब दूसरा केस हो सकता है कि आपका 3 साइड से कंटिन्यूस है, ये और ये कंटिन्यूस है, आप इस वाले स्लैब की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला साइड आप देखेंगे तो यहाँ आपका स्लैब नहीं है, मतलब ये वाला साइड आपका डिसकंटिन्यूस है। अब बाकी 3 साइड से आपको स्लैब है, मतलब आपके रिइंफोर्समेंट यहाँ इस तरह से जा सकते हैं, लेकिन इस साइड में आकर के रिइंफोर्समेंट को यहाँ बेंड होना पड़ेगा क्योंकि स्लैब आपका एंड हो जाता है। तो ये बनेगा आपका दूसरा केस, जिसमें एक लॉन्गर साइड आपका डिसकंटिन्यूस है, बाकी 3 साइड आपका कंटिन्यूस है। फिर उसके बाद एक केस बनेगा जिसमें आपके ये साइड और ये साइड 2 साइड कंटिन्यूस है, मतलब इस सारे पैनल को ना एक मार्किंग दिया जाता है। तो अगर आप इसको 1 रखेंगे तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। उसके बाद 5 आपको होगा जब आपका इस तरह से एक स्लैब है और इसमें आपको इधर से भी एक स्लैब है, इधर से भी एक स्लैब है, तो ये वाला पैनल आपको 5 होगा, इस 2 तरफ से आपको स्लैब नहीं है। फिर 6 होगा इसी का रिवर्स, जब आपको इस साइड से आपको स्लैब है, इस साइड से आपको स्लैब है, लेकिन आपको टॉप और बॉटम से स्लैब नहीं है, मतलब लॉन्गर और शॉर्टर साइड की बात हो रही है, तो ये पैनल नंबर 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको टोटल उसमें 9 कंडीशंस दिए हुए, एक 9 नंबर हो जाएगा जिसमें आपको चारों तरफ से कोई स्लैब ही नहीं रहेगा, जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पैनल नंबर 9 हो जाएगा। तो ये पैनल के लोकेशन के हिसाब से आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई डिसाइड होगा। ये होगा आपको कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के केस में। तो ये इतना बड़ा जो टेबल होगा 9 पॉइंट्स का, उसका LY/LX के हिसाब से अल्फा एक्स अल्फा वाई होगा। ये टेबल आपको याद नहीं हो सकता, इनफैक्ट किसी को भी याद नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको टेबल प्रोवाइड होना होता है। तो आपको मेरे हिसाब से कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। अब आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन के। तो कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन के केस में ये जो आपको 1, 1.1, 1.2, 1.3 करके आपको 2 तक का जो वैल्यू है, ये सारा वैल्यू आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई का या तो याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली, या तो आपको नियर अबाउट याद रखना पड़ेगा। या नहीं तो हो सकता है कि अब आपको रिसेंट एग्जाम्स में आपको ये वाला टेबल भी आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर दे कि आपको LY/LX का रेशियो ये है, अल्फा एक्स और अल्फा वाई निकाल लीजिए, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली जब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा तो ये अल्फा का जरूरत पड़ेगा, तो आप एक्स लगाएंगे तो भी निकाल लेंगे, और जब आप वाई लगाएंगे तो भी आप इसमें से निकाल लेंगे। अब ये टेबल प्रोवाइड करता है या नहीं ये नहीं पता, तो आपको ये टेबल जो है ये याद रखना पड़ेगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई का वैल्यू। ये दोनों ही जो वैल्यू है, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, ये दोनों ही पेज नंबर 73 पे आपको गिवन है IS 456 में। आपको पहला वाला टेबल कब यूज करना है, बड़ा वाला टेबल जिसमें 9 कंडीशंस है, जब आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहेगा। कॉर्नर्स हेल्ड डाउन कैसे रहेगा ये हम लोग आपको डिस्कस कर दिए। सिंपल सा समझना है कि आपके जो एजेस हैं चारों तरफ के स्लैब के, वो उठेंगे लोड पड़ने पे या नहीं उठेंगे। बहुत हैवी लोड गिरेगा तो एक टेंडेंसी होता है ये वाला पोर्शन ऊपर राइज करेगा, सेंटर वाला पोर्शन नीचे जाएगा। अगर वो उठ सकते हैं, ऊपर से कोई लोड नहीं गिवन है, कोई प्रेसिंग नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपका फिर वो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन में रहेगा। और अगर आपको नहीं गिवन है तो कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन रहेगा। अब ये कंडीशन आएगा कि कोई कहेंगे कि सर ये सिर्फ कॉलम ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रिक वॉल नहीं है, यहाँ पे ब्रिक वॉल नहीं है, तो भी वो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के केस में आएगा। क्योंकि आपको ये कंडीशन में हम पहले समझा दिए कि ब्रिक वॉल हो या नहीं हो, ये इसका रिइंफोर्समेंट बीम में जाएगा, बीम का रिइंफोर्समेंट कॉलम में आएगा।
तो इसका मतलब है कि जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं 4 कॉलम्स बीम के साथ स्लैब की, उस केस में कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपको सीधा कॉर्नर्स हेल्ड डाउन के केस में ही रहेगा। ये नॉट हेल्ड डाउन सिर्फ ब्रिक वॉल के केस में आता है, वो भी ब्रिक वॉल में ऐसा कंडीशन होगा तो हेल्ड डाउन रहेगा, ऐसा कंडीशन सिर्फ आएगा तो नॉट हेल्ड डाउन रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंपली सपोर्टेड देगा और सिंपली सपोर्टेड में कह देगा कि बस एक पैनल है 4 मीटर का, उसमें स्लैब दे दे, तो ये वाला केस बनेगा। इसके हिसाब से ये वाला टेबल आपको यूज करना है, इसका कोफिशिएंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये टेबल नंबर 20 होना चाहिए मेरे हिसाब से, पेज नंबर 73 पे आपको ये नीचे वाला टेबल है, ठीक है। अब यही टेबल आपको याद रख लेना है। इसके बाद आपको बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो आपका 2 वे स्लैब का जैसे हम लोग यूज कर रहे थे, जो हम लोग शेयर करेंगे, बॉन्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज चेक करेंगे, ये सारा कंडीशंस आपको सेटिस्फाई होगा। सिर्फ ये अल्फा निकालने के लिए आपको ये कंडीशन समझ में आना चाहिए। तो इसके साथ हम लोगों का कंप्लीट होता है डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब का स्टेप्स। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में थ्योरी डिस्कस करेंगे एक डॉगलेग स्टेयरकेस का, और उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास स्टेयरकेस के बाद वाला जो क्लास आएगा, वहां से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे स्लैब्स के। 1 वे स्लैब होगा, कैंटिलीवर होगा, 2 वे स्लैब होगा, सारे के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने ज्यादा टाइप्स हो सकेंगे वो करेंगे। क्लासेस 3 लगे 4 लगे, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लैब आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो इस यूनिट से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपके 2 न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट आपके रहते ही रहते हैं। तो हम लोग सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। कॉर्नर हेल्ड डाउन भी एक डिस्कस कर लेंगे कि उसका न्यूमेरिकल हम लोग IS 456 के किस तरह से हम लोग वैल्यूज लेते हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई का। आपके सिलेबस में नहीं आएगा तो कोई इश्यूज नहीं है, अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं एक IS कोड का एक पेज अलाउड कर दे एग्जाम में, वो शायद आपको डेटा या क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे, तो आपको कंडीशंस हम लोग सारे समझा देंगे। सिलेबस में जो नहीं आएगा वो हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त बता देंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब के सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।